हाय, गुड इवनिंग। ये लेक्चर नंबर 2 है एस ब्लॉक का, जिसमें हमने शुरू किया है एनसीईआरटी की जो लास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बैक एक्सरसाइज है, उसके सॉल्यूशंस करना, और उसको हम डिटेल में कर रहे हैं। साथ के साथ जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उसको भी मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आपको वो क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। तो ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने कुछ थोड़े से क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के डिस्कस कर दिए थे। आज क्वेश्चन आंसर्स कराने से पहले मैं दो चीजें पहले आपसे डिस्कस करूंगा, लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये दो चीजें डिस्कस करने के बाद मैं फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कई सारे क्वेश्चन अटकते हैं, बड़ी कंफ्यूजन्स रहते हैं बच्चों को। तो ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी करते हैं शुरू। जो ये टर्म लेटिस एनर्जी दिया गया है, ये आयंस के लिए है, आयनिक सॉलिड्स के लिए है, या हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए है। जो मॉलिक्यूल आयन से बने होते हैं, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये क्रिस्टल लेटिस बना रहे हैं। आयन एक दूसरे से बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधे होते हैं। जैसे हमारे पास एक कैटायन है और एक एनायन है। ये एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से या कुलम्ब फोर्स से बंधे हुए होते हैं। कुलम्बिक फोर्सेस इन्हें हम बोल सकते हैं, या हम इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। अगर ये आयंस बड़े दूर दूर हैं तो ये फोर्सेस कम होती हैं। आयन अगर नजदीक हैं, बिल्कुल मान लो काफी दूर दूर हैं, तो ये फोर्सेस काफी कम होंगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इन आयंस का बढ़ता चला जाता है, ये अट्रैक्शन इनका पुअर होता चला जाता है। कुलम्ब्स लॉ आपने पढ़ रखा है। तो लेटिस एनर्जी का इन सारी चीजों से रिलेशन है। अगर हम एक सॉलिड इमेजिन करते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस लगे हुए हैं और क्रिस्टल बन गया है, आयन पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें होंगे वो सॉलिड ही होगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनके बीच में होती हैं। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको बाहर से थोड़ी सी एनर्जी दी, हीट दे दी या एनर्जी दे दी हमने इसको। तो अब ये सेपरेट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इन्हें। एनर्जी दी तो एनर्जी क्या करेगी, इसको तोड़ देगी। तोड़ने पर क्या होगा, ये दूर दूर हो जाएंगे। हम इतनी एनर्जी दें कि ये गैसियस स्टेट में पहुंच जाए, और गैसियस स्टेट में पहुंचकर इसके आयंस दूर हो जाएं, एनायन एंड कैटायन सेपरेट हो जाएं बिल्कुल। तो ये प्रोसेस कहलाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमने इसको एनर्जी दी है। एनर्जी निकलेगी थोड़ी। तो हम लेटिस एनर्जी को यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। वो एनर्जी जो 1 मोल आयोनिक सॉलिड को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होती है। तो ये एनर्जी जो हमने इसे बाहर से दी, अगर ये 1 मोल है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऐसा किया है हमने, तो ये बोली जाएगी एनर्जी कि ये लेटिस एनर्जी है। और ये लेटिस एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगी, ये तो डेफिनेशन होगी लेटिस एनर्जी की जो भी आपको बताई। ये लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है इस कैटायन एंड अनायन के चार्ज पर, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको मैं Q1 चार्ज कह सकता हूं, इसको मैं Q2 चार्ज कह सकता हूं। ये बीच का डिस्टेंस मैं R बोल सकता हूं। कुलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल अप्लाई होगा, क्योंकि भाई ये फोर्स ही तो है। जितनी ज्यादा फोर्स है इन दोनों के बीच में, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फोर्स कितनी ज्यादा होगी, कुलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कुलम्ब्स लॉ कहता है कि F, फोर्स बिटवीन टू आयंस, is directly proportional to their charges, Q1 multiplied by Q2 multiplied by Q2 divided by R square, यानी उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उनके जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा, अगर एक की जगह 2 पॉजिटिव ले लिए आपने, 2 नेगेटिव ले लिए,
एक कैटायन एनायन ऐसा लिया जो ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि ये फोर्स ज्यादा हो गई। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने का मतलब, आर बढ़ने का मतलब ये एटम बड़ा हो गया। अब बड़ा एटम अगर हो गया तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, सेंटर्स का डिस्टेंस बढ़ गया। क्योंकि ये तो बिल्कुल जब हम कोई क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं तो कैटायन एंड एनायन एक दूसरे से टच हो करके रखे जाते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस जीरो नहीं कहेंगे, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस बोलेंगे हम। तो अगर छोटा कैटायन छोटा एनायन है तो इनके सेंटर्स का डिस्टेंस कम होगा, आर छोटा होगा। बड़ा कैटायन बड़ा एनायन है तो डिस्टेंस जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। आर की बात हो रही है। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता चला जाता है, इनका डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का। जितना ज्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, जितना बढ़ेगा ये फोर्स उतना कम होगा, लेटिस एनर्जी उतना कम होती चली जाएगी। बड़े कैटायंस कम लेटिस एनर्जी शो करेंगे, छोटे कैटायंस ज्यादा लेटिस एनर्जी शो करेंगे। चार्ज जिस पर ज्यादा होगा, दो कैटायंस है मेरे पास, एक पर 1 पॉजिटिव है सोडियम पॉजिटिव जैसे कि, एक पर 2 पॉजिटिव है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो दो चीजों से रिलेट कर दिया मैंने इसे, एक साइज ऑफ कैटायन से और दूसरा चार्ज ऑफ कैटायन से। चार्ज बढ़ा, क्यू बढ़ा, फोर्स बढ़ी, लेटिस एनर्जी बढ़ी। साइज बढ़ा कैटायन का, सोडियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है, साइज छोटा हो गया, छोटा होने से, रेडियस कम होने से फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ेगी, लेटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कैटायन के साइज के इनवर्सली रिलेटेड लेटिस एनर्जी और चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड लेटिस एनर्जी। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये पता चल जाएगा तो ट्रेंड पता चल जाएंगे हमें इसके। तो लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद साइज ऑफ एटम बोल दिया हमने। भाई लिथियम का साइज छोटा है तो लिथियम पॉजिटिव का भी छोटा होगा, सोडियम का बड़ा है तो सोडियम पॉजिटिव का भी बड़ा होगा। इन दोनों का कंपेयर करोगे ना, इन दोनों का थोड़ी करोगे कंपेयर, लिथियम पॉजिटिव को सोडियम पॉजिटिव से कंपेयर करोगे। लिथियम छोटा है तो लिथियम पॉजिटिव भी कंपैरेटिवली छोटा होगा। सोडियम पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव में लिथियम पॉजिटिव छोटे होंगे। तो दूसरी बात, लेटिस एनर्जी चार्ज ऑन आयन, जैसा अभी मैंने बताया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड सोडियम 1 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। चार्ज बढ़ रहा है, लेटिस एनर्जी ज्यादा, लेटिस एनर्जी कम। चार्ज बढ़ता चला जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा ना चार्ज बढ़ने से। यहां एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव है, उसके साथ कोई एनायन लगा है। यहां सोडियम है 1 पॉजिटिव है, उसके साथ एनायन लगा है नेगेटिवली चार्ज। सेम एनायन लगे हैं, ये एनायन सेम है, तो यहां 3 पॉजिटिव है, यहां 1 पॉजिटिव है, ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा लेटिस एनर्जी, वही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बता रहे हैं। दो चीजों से रिलेटेड है, ये दो चीजें पक्की समझ आ जाएंगी तो जो कई सारे ट्रेंड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें एस ब्लॉक में वही लॉजिकल हैं, बस बाकी सारी चीजें तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा समझने का पार्ट उतना नहीं है। लेकिन ये चीजें आप अच्छी तरह से कर लोगे तो क्लियर हो जाएगी। तो इस पर बेस्ड हम कुछ छोटी छोटी सी बातें सोच सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड पोटेशियम 1 पॉजिटिव, KCl दिया, CaCl2 दे दिया, तो यहां 2 पॉजिटिव है, चार्ज ज्यादा है और यहां पर चार्ज कम है। इसकी लेटिस एनर्जी, CaCl2 की लेटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, रीजन बताओ क्यों ज्यादा है। कैल्शियम पर क्योंकि साइज भी छोटा होने की वजह से लेटिस एनर्जी ज्यादा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कैल्शियम 2 पॉजिटिव का साइज पोटेशियम पॉजिटिव से छोटा होगा, देखो क्यों होगा। ये तो पीरियोडिक टेबल की बात आ गई। पोटेशियम एंड कैल्शियम में कौन छोटा है, कैल्शियम छोटा है, पोटेशियम बड़ा है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज करते हैं। मोर ओवर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे के साइज छोटा हो गया।
इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन देके ज्यादा छोटा हुआ साइज, कैटायन का साइज कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एलिमेंट से छोटा होता है। तो दोनों बातें बोल रही हैं कि कैल्शियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक सिंपल सा रिलेशन हम यहां पर ये बता सकते हैं। लिथियम फ्लोराइड जो हमारे पास है एंड सोडियम फ्लोराइड अगर हमारे पास है, NaF एंड लिथियम फ्लोराइड, ये दो एलिमेंट्स अलग अलग फ्लोराइड बना रहे हैं। सोडियम का साइज आप जानते हो बड़ा है, लिथियम का साइज आप जानते हो छोटा है। छोटा साइज अगर है, इंटरेक्शन ज्यादा शो करेगा। ये लिथियम फ्लोराइड के बीच में भाई देखो साइज जितना कम, लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा। साइज डिस्टेंस जितना कम, साइज कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। कूलम्स लॉ है, नया कुछ भी नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अब इसके, ये तो लेटेस्ट एनर्जी की प्रॉब्लम हुई, हमने कर ली। लेटेस्ट एनर्जी पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी हम करेंगे वो लेटेस्ट एनर्जी पर डिपेंड करती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो इसी पर बेस सारी चलेंगी, इसलिए मुझे बताना जरूरी था लेटेस्ट एनर्जी। तो अप टू डाउन अगर हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में नहीं हम, क्योंकि पढ़ रहे हैं क्या, ये तो मैंने बता दिया, लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा क्यों, क्योंकि लिथियम छोटा, सोडियम फ्लोराइड की ज्यादा इसलिए क्योंकि, कम इसलिए क्योंकि सोडियम बड़ा। डाउन द ग्रुप मूव करना है हमें एस ब्लॉक में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, छोटा साइज, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, और बड़ा, बढ़ते जा रहे हैं। साइज बढ़ते जाने से लेटेस्ट एनर्जी कम होती चली जाएगी ना। साइज ऑफ एटम बढ़ा, साइज ऑफ आयन बढ़ा, नीचे टर्म है ये 1 के नीचे रखा है ना, ये बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी कम हो गई। डाउन द ग्रुप मूव करने पर लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती चली जाती है, चाहे एल्केली मेटल है चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस। फर्दर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एस ब्लॉक में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, लिथियम के नीचे सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका साइज बड़ा होगा सोडियम का, मैग्नीशियम का थोड़ा छोटा होगा, पोटेशियम का बड़ा, कैल्शियम का साइज कंपैरेटिवली छोटा। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज करते चले जाते हैं ना, छोटा साइज हो गया, तो इसके आयन का साइज भी छोटा होगा। जब आयन का साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने का मतलब लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एस ब्लॉक में लेटेस्ट एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब है, ये लिखा तो है अभी हमने, कैल्शियम क्लोराइड ये लेफ्ट है, पोटेशियम पहले है, कैल्शियम बाद में है, लेफ्ट टू राइट मूव किए ना, साइज बड़ा है, साइज कैल्शियम का छोटा है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। CaCl2 की एनायन कॉमन लेना है, ये नहीं कि यहाँ फ्लोराइड ले लिया यहाँ पे हमने क्लोराइड ले लिया ना, कैटायन चेंज किया बस, एनायन कॉमन लेंगे। CaCl2, यहाँ Cl ले लिया अगर तो यहाँ भी KCl लूंगा मैं, यहाँ आयोडाइड नहीं लिखूंगा या कुछ और नहीं। KCl CaCl2 में CaCl2 की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, तो लेफ्ट टू राइट पोटेशियम टू कैल्शियम यानी लेफ्ट टू राइट मूव किए, तब लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज कर गई, लेटेस्ट एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट से ट्रेंड्स हैं। फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने किया, अभी जो बताइए आपको बात है, एस ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। आगे बढ़ा जाए, जो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक सॉरी है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप 1 एंड 2,
तो ट्रेंड जो अभी आपको डिस्कस किया अप टू डाउन, जैसे जैसे हम मूव करेंगे ऐसे ऐसे साइज इंक्रीज करते चले जाएंगे। बेरिलियम का साइज छोटा है, मैग्नीशियम का थोड़ा बड़ा है, कैल्शियम का और साइज बड़ा है, स्ट्रोंशियम का और बड़ा है, बेरियम का साइज और बड़ा है। इनके आयंस के साइज भी बढ़ेंगे। यही लिथियम का साइज छोटा, सोडियम बड़ा और बड़ा। लैटिस एनर्जी तो भाई कम होती चली जाएगी। लैटिस एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है ना, वही यहां पर ऑर्डर शो किया गया, जो बात अभी पहले स्लाइड में मैंने बताई। और ये एग्जाम्पल, ये एक रेफरेंस एग्जाम्पल है भाई। लिथियम फ्लोराइड की जगह आपको KF दे दिया और साथ में RBF दे दिया, तो KF क्या होगा? छोटा साइज है पोटेशियम का, अब रोबोडियम का बड़ा है। फ्लोरीन फ्लोराइड दोनों कॉमन लिए मैंने, जिसका साइज छोटा छोटा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, KF की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, RBF की लेटेस्ट एनर्जी कम। तो ये रेफरेंस एग्जांपल है जो मैं पक्का करा रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन तो आप कुछ भी कर लो, सामने लिखा है। इसी तरह से BeCl2 हो गया एक आपको दे दिया CaCl2, तो कैल्शियम अब बड़ा है साइज, बेरिलियम छोटा है। क्या रिजल्ट निकलना चाहिए? लेटेस्ट एनर्जी BeCl2 की ज्यादा रहेगी, साइज छोटा है, कैटायन का साइज छोटा है। यही लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कंडीशन है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, छोटा साइज है और छोटा साइज है, बेरिलियम तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज कर जाते हैं, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी LiCl में एंड BeCl2 में वैलेंसी 2 है ना, तो यहां मैं Cl2 लिखूंगा। ये साइज छोटा हो गया, ये साइज बड़ा है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा आएगी, इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम आएगी। और भी इसी तरह से हम लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हैं। एक्सप्लेन कैसे करना है? अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मान लो सोडियम फ्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे? साइज सोडियम का बड़ा, लिथियम का छोटा। एक और बात लिखोगे साथ में, सोडियम पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा लिथियम पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो इनके बीच का डिस्टेंस, सोडियम एंड फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, लिथियम फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस कम है। फिर वो जो फॉर्मूला लिखा था वो फोर्स इनवर्सली रिलेटेड थी R डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, ज्यादा डिस्टेंस फोर्स कम। यही एक्सप्लेनेशन, बस लिखने का तरीका मैंने बताया, ये वे आपको लिखना पड़ेगा। तो एक ये बात मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद हम एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से क्वेश्चंस आज करते हैं। बड़े आसान हैं क्वेश्चंस, बस कुछ एक लेटेस्ट एनर्जी वाले थोड़े से ट्विस्टेड से होते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बेसिक क्लियर कर दिया। जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई आर एल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर। देखो, नेचर में जो चीजें पाई जाती हैं, जब भी दुनिया बनी होगी हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, तो सारी चीजें मौजूद थी, एलिमेंट्स थे, कंपाउंड्स थे। अब उनमें जो बहुत रिएक्टिव थे वो तो कुछ ढूंढते फिर रहे थे और आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे थे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया। मान लो ये बहुत रिएक्टिव है, एक्टिविटी बड़ी ज्यादा है, इसने ढूंढा और जल्दी से रिएक्शन कर लिया। यहां पर हाइड्रोजन इसने ढूंढा, इससे रिएक्शन कर लिया। कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो बड़े शांत, बिल्कुल कम एनर्जी वाले, स्टेबल, अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहिए, बहुत कूल, इन्होंने रिएक्शन नहीं किया। रिएक्शन नहीं किया तो ये वैसे ही रहे जैसे थे। तो किसी चीज का नेचर में एग्जिस्टेंस करना उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। एल्केली मेटल एज इट इज दुनिया में नहीं पाए जाते एज इन मेटेलिक फॉर्म। कहने का मतलब ये है, कंपाउंड की फॉर्म में तो पाए जाते हैं,
नेचर में डायरेक्ट नहीं पाए जाते। बहुत सारी चीजें नेचर में जैसे पाई जाती हैं, कार्बन पाया जाता है, एज इट इज पाया जाता है, Cl2 पाया जाता है, O2 पाया जाता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। लेकिन सोडियम नेचर में नहीं पाया जाता, लैब में ही बनाया जाएगा। पोटेशियम नहीं पाया जाता, लैब में ही बनाया जाएगा, उसके कंपाउंड से बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्यों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, प्लीज इलेक्ट्रॉन ले लो, हम बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, हम बहुत रिएक्टिव हैं, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिलजुल कर पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट, और उनसे भी ज्यादा पूरे एस ब्लॉक में एल्केलाइन अर्थ मेटल से भी ज्यादा एल्केली मेटल, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इनके बहुत ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अपने फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि इनके आयनाइजेशन जी बहुत कम होती है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अपनी एलिमेंटल स्टेट में नहीं पाए जाते। ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो मैं एग्जैक्ट आंसर भी इसीलिए लिख रहा हूं, बता देता हूं मैं, फिर भी लिखा हुआ इसलिए आता है ताकि आप एग्जैक्ट लैंग्वेज भी जान लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो रेडॉक्स में आपने इससे बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं। Na2O2 में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का बताना है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2। देखो, अगर आपने कर दी गड़बड़, ऑक्सीजन का -2 रख दिया, फिर तो -2 -2 -4, और 2 में डिवाइड करोगे 4 को तो +2 रखना पड़ेगा। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग बात हो जाएगी। सोडियम 2 पॉजिटिव नहीं हो सकता भाई, चार्जेस ही तो बैलेंस करने होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीजन का अगर -2 मान लिया आपने, जो एक्चुअल होता है कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन की है वो -2 है, कॉमन है, लेकिन वो ये अनकॉमन कंपाउंड है। हमें कैसे पता चला कि ये अनकॉमन है? क्योंकि अगर कॉमन रख देता हूं मैं, -2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 2 इज इक्वल टू -4। -4 कितने पर है? 2 सोडियम पर, तो एक सोडियम पर कितना हो गया? +2 +4 2 सोडियम पर होना चाहिए इसे बैलेंस करने के लिए, तो +2 हो गया। इसका मतलब ये है कि गलत है ये। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 की कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 नहीं होती, 1 होगी। इसके आउटर शेल में NS1 कॉन्फ़िगरेशन है बस, ये एक इलेक्ट्रॉन जो हट सकता है। यहां हमने 2 हटा दिए 2 पॉजिटिव लिख करके, तो कुछ गलत है। ये इनफैक्ट अलग तरह से O2 लिखना पड़ेगा, ये पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। यहां नेगेटिव चार्ज लिखोगे, यहां नेगेटिव लिखोगे, इसके साथ सोडियम 1 पॉजिटिव कनेक्ट करोगे, इसके साथ सोडियम 1 पॉजिटिव कनेक्ट करोगे। यानी सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेकर के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर +2 लेकर के किया तो बहुत एबनॉर्मेलिटी आ रही है सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर में। अगर ऑक्सीजन को -1 लेकर के करोगे तो आप अपना तरीका अप्लाई करो जो करते थे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाइड बाई इस सोडियम को मान लिया x, इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी +1। ये हमारा आंसर आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हमने रेडॉक्स में किए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। तो अभी तो बोल रहे थे हम, अप टू डाउन मूव करने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये इलेक्ट्रॉन देगा, छोटा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन देगा। बड़ा एलिमेंट है, ये भी देगा इलेक्ट्रॉन, और बड़ा एलिमेंट है,
और इलेक्ट्रॉन देगा। आसान है इलेक्ट्रॉन देना, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, जिसकी वजह से इसकी रिड्यूसिंग बिहेवियर ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। सोडियम कम रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज लेस। ये हमारा आंसर रहेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं था। और क्या लिख सकते हैं हम कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को देना आसान है, बात तो वही है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन हटाना पोटेशियम के लिए इजी है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंपेयर द एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल ग्रुप 1 एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 विद रेस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक एलिमेंट ए है, उससे एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर ए पॉजिटिव बना, प्लस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इसे देनी पड़ी बाहर से, इसका 1 मोल लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किया, आइसोलेटेड लिया ये एटम, गैसियस लिया, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कंपेयर करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके जो ग्रुप 1 के मेंबर हैं ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, और ग्रुप 2 के मेंबर्स कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम बड़ा हो जाएगा, मैग्नीशियम थोड़ा छोटा हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, साइज छोटा। साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के नजदीक हो गया साइज छोटा होने से। सोडियम का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से दूर है, इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यानी हम क्या आंसर करेंगे? एल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, रीजन, रीजन ये है क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल के साइज छोटे होते हैं। साइज छोटे होने की वजह से न्यूक्लियस के पॉजिटिव प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन ज्यादा होगा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर, और इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दोगे। मैं लिखा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने अभी पहले भी आपको लास्ट क्लास में भी ऐसा आया था, तो मैंने बड़ी डिटेल से ये बात आपको बता दी थी। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ग्रुप 1, ग्रुप 2, लिथियम का ऑक्साइड Li2O, BeO, Na2O, MgO, K2O। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना, तो यहां 2 लिखेंगे, यहां 2 है तो दोनों की -2 +2, ये हो जाएगा Ca एंड सो ऑन। कोई भी मेटल का ऑक्साइड होता है तो नेचर में बेसिक होता है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। क्वेश्चन मार्क आ गया क्यों?
बिल्कुल आंसर है उसका, क्योंकि जब मेटल का ऑक्साइड Na2O वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो NaOH बनता है, बेस बनता है। ये बेस बन जाने की वजह से वाटर में, एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन जब ये बनाता है तो वो सॉल्यूशन में NaOH होगा। NaOH क्यों बेसिक है? क्योंकि ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कि पूरे एस ब्लॉक के मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक हैं, क्योंकि एस ब्लॉक का कोई भी ऑक्साइड वाटर से जब रिएक्शन करता है तो बेस बनेगा। जैसे MgO है, यहां लिख रहा हूं इधर, MgO प्लस वाटर, MgOH ट्वाइस, ये बेसिक है नेचर में। Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसी तरह से K2O प्लस H2O KOH। लेकिन यहां हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसका कौन सा ऑक्साइड बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH। इसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो MgOH ट्वाइस बनेगा। अगर इनके बेसिक बिहेवियर पता चल जाएं तो इनके ऑक्साइड के भी बेसिक बिहेवियर पता चल जाएंगे। ऐसे ही यहां पर क्या बनेगा? KOH, यहां पर बन जाएगा CaOH ट्वाइस। अगर इन दोनों के बेसिक बिहेवियर पता चल जाए कि ये वाला ज्यादा बेसिक है या ये ज्यादा बेसिक है, तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि इनके ऑक्साइड कौन से ज्यादा बेसिक। अगर मैं फजान रूल अप्लाई करता हूं, कैटायन के साइज आपको पता है, ये कैटायन का साइज बड़ा है सोडियम, मैग्नीशियम कैटायन का साइज छोटा है, और दूसरा दो पॉजिटिव है। पोटेशियम का साइज बड़ा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का साइज छोटा है। छोटे कैटायन कोवेलेंट बनाते हैं बॉन्ड, कोवेलेंट बिहेवियर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट नेचर इंक्रीज कर जाएगा। फजान रूल क्या कहता है? अगर दो अलग अलग कंपाउंड हैं तो जिसमें कैटायन छोटा है वो ज्यादा कोवेलेंट बिहेवियर है, जिसमें कैटायन बड़ा है वो आयनिक बिहेवियर ज्यादा है। तो अब मेरे पास दो कंपाउंड हो गए, एक CaOH ट्वाइस हो गया, एक KOH हो गया, एक है KOH। KOH में कैटायन है बड़ा, ये है ज्यादा आयोनिक, आयोनिक होगा तो ज्यादा OH देगा, OH नेगेटिव ज्यादा बनाएगा, डिसॉल्व होने पर ज्यादा बनाएगा तो ज्यादा बेसिक होगा। दूसरी तरफ CaOH है, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस में ये आयोनिक बिहेवियर कम हो गया है क्योंकि कैल्शियम का साइज छोटा है। मोर ओवर इस पर दो पॉजिटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से अब ये आयोनाइजेशन पुअर देगा, कम OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। इस पे बद कंफ्यूजन कहा जाना कि ये दो हैं तो डबल OH नेगेटिव बनाएगा। आयोनाइजेशन से रिलेशन निकाला जाता है, फिर तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी दो हैं, फिर वो बेस थोड़े ही हो जाएगा। H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर आप लिखते हो तो दो OH हैं इसमें। अब ऐसा थोड़ा ही है कि आप ये बोलोगे कि इसमें दो OH हैं तो ये ज्यादा बेसिक है NaOH से। आयोनाइजेशन से रिलेशन है, ये तो बेस है ही नहीं, ये तो एसिड है। तो OH की गिनती से काम नहीं चलता, OH के आयोनाइजेशन से डिसाइड करना होता है। OH की गिनती ज्यादा है, आयोनाइजेशन कम दे रहा है तो वीक बेस कहलाएगा। OH की गिनती कम है, जैसे KOH NaOH में गिनती एक ही है, OH एक ही है, OH है, लेकिन आयोनाइजेशन ज्यादा दे रहा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है।
तब ये ज्यादा बेसिक होगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर हमारे पास आया एक्सप्लेनेशन के बाद। बेसिसिटी एल्केलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स की कम होगी, बेसिसिटी एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स की ज्यादा होगी। अब ये तोड़कर क्वेश्चन बीच बीच में पूछ लेंगे, विच इज मोर बेसिक, MgO और Na2O। आप कहोगे Na2O इज मोर बेसिक। कारण बताने के लिए बोला जाए, मैंने भी बताया, आयनिक ज्यादा है। क्यों आयनिक ज्यादा है? कैटायन का साइज बड़ा है। क्यों कैटायन का साइज बड़ा है? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज रिड्यूस करते हैं, हर चीज का रीजन। वैसे भी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बेसिक बिहेवियर कम होंगे। बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड दोनों के कम होते चले जाते हैं। लेकिन अगर अप टू डाउन मूव करें हम, तो बेसिक बिहेवियर बढ़ते हैं भाई, ऑक्साइड के भी हाइड्रोक्साइड के भी। ये वीकर बेस है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये और स्ट्रॉन्गर है। अभी हम कह रहे थे ना कैटायन के साइज बढ़ेंगे तो आयनिक बिहेवियर बढ़ेगा, आयनिक बिहेवियर बढ़ेगा तब आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, KOH का, NaOH का कम होगा, LiOH का और कम होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयोनाइजेशन बढ़ते चले जाते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पर बेसिक बिहेवियर बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर जस्ट बात को याद ही करना है तो ऐसे ही याद करो, CaO MgO एंड BeO डाउन द ग्रुप मूव करने पर बेसिक बिहेवियर इंक्रीजेस। बस मैं एरो लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, मतलब इंक्रीज कर रहा है। सेम BaOH ट्वाइस, डाउन द ग्रुप मूव करने पर इसके भी बेसिक बिहेवियर इंक्रीज करेंगे। लेफ्ट टू राइट बेसिक बिहेवियर, अगर NaOH लिया, MgOH ट्वाइस लिया, दो होने से ज्यादा बेसिक नहीं होगा, ज्यादा आयनिक होने से ज्यादा बेसिक होगा बेसिक बिहेवियर। बहुत सिंपल सा ये एक्सप्लेनेशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है क्वेश्चन, ये अच्छी तरह से इसे करना। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। हमें किसकी कंपेयर करनी है? एल्केलाइन अर्थ मेटल की एंड एल्केली मेटल की सॉल्युबिलिटी, इनके हाइड्रोक्साइड की, किसकी? NaOH की, MgOH ट्वाइस की, इन दोनों की कंपेयर करनी है। ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है के हाइड्रोक्साइड्स हैं, एल्केली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हम देंगे कि जो ये बाद के मेंबर्स हैं इनके साइज छोटे हैं, वही बात चलेगी जो भी चल रही थी। सोडियम का साइज बड़ा है, इसके साथ OH नेगेटिव कनेक्ट किया तो ये आयोनिक बना, फजान रूल कहता है, बॉन्डिंग वाला चैप्टर। MgOH ट्वाइस, जब OH नेगेटिव के साथ इसने बॉन्ड बनाया, कैटायन छोटा था तो ये लेस आयोनिक बना या कोवलेंट ज्यादा बना। बात तो समझ आ गई, सामने लिखा है आंसर। जो लेस आयनिक होगा वो वाटर में डिसॉल्व भी तो कम होगा। तो हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस सॉल्युबल इन कंपैरिजन ऑफ कोई सा भी हो। हम आमने सामने वाला ही कंपेयर करेंगे ना,
अगर आपको कहा जाए KOH एंड CaOH ट्वाइस, सॉलिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए तो बेसिसिटी ज्यादा थी, आयोनाइजेशन ज्यादा हो रहा था। तो सॉलिबिलिटी का भी यही रिलेशन आएगा। कारण हम क्या देंगे, एक कारण मैंने बता दिया, क्योंकि ये लेस आयोनिक है। क्यों लेस आयोनिक है? क्योंकि चार्ज कैल्शियम का, मैग्नीशियम का ज्यादा होता है और साइज छोटा होता है, तो लेस आयनिक हो जाते हैं ये। एक और रीजन है, अभी हम लेटिस एनर्जी पढ़ रहे थे, उससे हम अप्लाई करें, इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। आयन का साइज छोटा होता है, लेटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है। आर के स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है लेटिस एनर्जी। ये साइज छोटा हुआ, छोटा होने पर लेटिस एनर्जी ज्यादा, डिसॉल्व करना मुश्किल, रिजॉल्व करना आसान। एक और लेटिस एनर्जी से रिलेशन हो सकता है, चार्ज ज्यादा है, ज्यादा चार्ज, दो पॉजिटिव एक पॉजिटिव, साइज भी छोड़ दो, चार्ज भी ये कहता है कि जब चार्ज ज्यादा होते हैं तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है, साइज कम होते हैं तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है, साइज कम होते हैं तो आयनिक बिहेवियर कम होता है। ये कैटायन के लिए बात हो रही है। तो हर कुछ फेवर में जा रहा है कि KOH ज्यादा डिसॉल्व होगा, CaOH कम डिसॉल्व होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा डिसॉल्व होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल कम डिसॉल्व होंगे, सॉरी, एंड एल्कली मेटल्स ज्यादा डिसॉल्व होंगे। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पर, तो हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। फर्दर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जो थर्ड पॉइंट है। तो ये बात मैंने समझा दी, आप अगर देखना चाहो, इसे लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। इन व्हाट वे लिथियम शोज सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर? ये एक नाम सुना हो कभी पीरियोडिक टेबल में, तो डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ये भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वो तो उन्होंने पूछा है कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सिमिलर हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये है क्या, सिमिलरिटी कहां से आ गई, एक ग्रुप 1 का, एक ग्रुप 2 का, एक पीरियड 2 का मेंबर, एक पीरियड 3 का मेंबर। ये तो ना ग्रुप सिमिलर है ना पीरियड सिमिलर है, फिर क्यों सिमिलरिटी आ रही है? इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ये लिथियम पहला मेंबर बेरिलियम, दूसरा मेंबर सोडियम, दूसरा मेंबर मैग्नीशियम, पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम। ये डायगोनल रिलेशनशिप है। ये मेंबर्स ग्रुप 1 का, पीरियड नंबर 2 का मेंबर, ग्रुप सेकंड के पीरियड नंबर 3 के मेंबर से सिमिलरिटी शो करता है प्रॉपर्टीज में बहुत सारी। ये ऑड बात है, कारण है इस ऑड बात का, लेकिन हम इसे बोलते क्या है, हम इसे डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिथियम है छोटा एलिमेंट, एक पॉजिटिव है उस पर, एक वर्ड होता है डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये टोटल चार्ज ओवर रेडियस या वॉल्यूम कह दो आप, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस पर ही डिपेंड करता है। चार्ज एक है, रेडियस छोटी है। जब हम इधर आते हैं तो मैग्नीशियम पर चार्ज 2 आ जाएगा, रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन जो ये रेशो आता है चार्ज ओवर रेडियस रेशो,
या इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं डेंसिटी ऑफ चार्ज लिथियम के लिए एंड मैग्नीशियम के लिए लगभग सिमिलर आती है। और डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या डिसाइड करती है? कोवेलेंट बिहेवियर को, मॉलिक्यूल के आयोनिक बिहेवियर को, पोलैरिटी को, पोलराइजेबिलिटी को, इन सारी बातों को, दूसरे आयन को कितना पोलराइज ये कर पाएगा। तो पहला एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया कि डायगोनल रिलेशनशिप हम किसे कहते हैं, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो करता है, और बेरिलियम इसके बाद ग्रुप थर्ड का, या 13 बोल दो आप, एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबलेंस को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। बात की बात होगी क्योंकि ये पी ब्लॉक आ गया, तो ये लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहां पर लेकिन क्या करना है, हमें वो रिएक्शंस बताने हैं, वो पॉइंट्स बताने हैं जो लिथियम एंड मैग्नीशियम में, इसके बावजूद भी कि ये अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं, अलग अलग पीरियड के मेंबर हैं, इसके बावजूद भी क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसलिए लेकिन ये वाले पॉइंट सिमिलर होंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं? इन व्हाट वेज लिथियम शोज सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम? इन इट्स केमिकल बिहेवियर, हमें केमिकल रिएक्शंस बताने हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप आपके सिलेबस में लिखा है, मैंने बताया था शुरू में सिलेबस आपको जो जो है, तो आपको अच्छी तरह से करना है। तो कौन कौन से सिमिलरिटी हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर, यानी एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल तो वाटर से बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं। स्लोली लिखा होने का मतलब क्या है? दोनों में ये सिमिलरिटी है। बाकी जो मेंबर्स हैं एस ब्लॉक के, वो वाटर से बड़ा फास्ट रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये स्लो रिएक्शन करते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्योंकि ये छोटे होते हैं साइज में, लिथियम एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसलिए इनमें कुछ कोवेलेंट बिहेवियर होता है। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो कम डिसॉल्व होते हैं वाटर में। जो इनके ऑक्साइड हैं जैसे लिथियम Li2O, MgO, वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कम डिसॉल्व होंगे, मतलब बेसिक कम है, OH नेगेटिव जल्दी से नहीं बनाते। दूसरा, क्योंकि इनका आयनिक बिहेवियर कम होता है। आयनिक बिहेवियर क्यों कम होगा? क्योंकि कैटायन का साइज छोटा हुआ जहां, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनायन को पोलराइज ज्यादा करेगा, फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बिहेवियर बढ़ेगा सोडियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो डिकम्पोज आसानी से हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड बड़े मुश्किल से टूटते हैं, तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन इसका भी हो जाता है, डिकम्पोजिशन इसका भी हो जाता है। जबकि जो सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, वो डिकम्पोज नहीं होता, K2O डिकम्पोज नहीं होता, K2O का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। इनके जो हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड हैं जैसे LiOH है, जब इसे हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होकर वाटर अलग निकाल देगा ये, और लिथियम ऑक्साइड अलग बन जाएगा, Li2O बन जाएगा। ऐसे MgOH ट्वाइस हीट किया जाएगा जब, तो MgO बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन इनके होते हैं। ये सिमिलैरिटी है दोनों की, जो मैंने आपको सामने ये बताई है, लिखाई है। दूसरी एक सिमिलैरिटी क्या है? ये तो यही है रिएक्शन जो सामने आया है, बिल्कुल अलग नहीं है। एक सिमिलैरिटी ये है कि ये नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो नाइट्राइड बनाते हैं दोनों, लिथियम भी Li रिएक्शन करेगा N2 से, हाई टेम्परेचर पर करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। Li3N, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है ना, तो यहां 3 लिखने पड़ेंगे लिथियम। और इसी तरह से जब मैग्नीशियम, इसकी तो 2 वैलेंसी है, N2 से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन की 3 है, वैलेंसी क्रॉस चलती है, Mg3N2, तो ये 2 मैग्नीशियम की वैलेंसी है, ये 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी है।
फॉर्मूला तो डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के मेंबर है ना भाई, तो फॉर्मूला तो अलग आएगा, ऑक्साइड का भी अलग आया था। एक सिमिलैरिटी ये रखनी है। इसके अलावा जो लिथियम है एंड मैग्नीशियम है, ये पर ऑक्साइड नहीं बनाते एंड सुपर ऑक्साइड भी नहीं बनाते, जबकि जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, ये परऑक्साइड खूब बनाते हैं। BaO2 लिखते हो आप, रेडॉक्स में स्ट्रक्चर किया था हमने इसका। Na2O2 अभी थोड़ी देर पहले किया था, परऑक्साइड है ये। Li2O2 नहीं बनता। तो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ना बनाने की टेंडेंसी होती है इन दोनों की, ये दोनों एक तरह से बिहेव कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और एक प्रॉपर्टी जो डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से रिजेंबल करती है, लिथियम क्लोराइड, क्योंकि ये कैटायन छोटा है। बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वही यूज हो रही है रीजन। Cl के साथ क्योंकि ये कोवलेंट बिहेवियर शो करेगा, छोटा कैटायन कोवलेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाते हैं इथेनॉल में, क्योंकि ये थोड़ा सा कोवलेंट बिहेवियर शो करते हैं इसलिए। इसी तरह जो लिथियम के एंड जो जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ये खाने का नमक है हमारा, जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट। इसके बिना स्वाद नहीं आता खाने में बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड खाने का नमक है ये। ऐसे ही लिथियम क्लोराइड है। लिथियम क्लोराइड कहीं रखा होता है तो वो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, रखोगे थोड़ी देर के बाद गीला गीला सा हो जाएगा, वेट सा हो जाएगा, खुद से ही एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि नेचर से, एनवायरनमेंट से वाटर को। सोडियम क्लोराइड ऐसा नहीं करता, हाइड्रेशन की वजह से ऐसा। लिथियम अगर मेरे पास है, छोटा कैटायन है, इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से आसानी से हाइड्रेट कर, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हमने रिडक्शन में भी पढ़ा था, वाटर मॉलिक्यूल के बड़े इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डेल्यूक्यूसेंट। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों डेल्यूक्यूसेंट होते हैं इनके सॉल्ट। लिथियम क्लोराइड भी, मैग्नीशियम क्लोराइड भी, जहां पर भी होगा एकदम रख करके रखोगे, थोड़ी देर के बाद वो खुद से बिना वाटर ऐड किए उसमें खुद से ही वो एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करके वेट हो जाएगा। इसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेल्यूक्यूसेंस, और ये नेचर में डेल्यूक्यूसेंट होते हैं दोनों, जबकि सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड ड्राई रहते हैं बिल्कुल। और वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से, ये चारों तरफ से सराउंड करते हैं, 2, 4, 8, 10, ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करके इसको हाइड्रेट कर देते हैं। एक और बड़ी सिंपल सी बात है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड। ये मेटलर्जी एक पार्ट होता है केमिस्ट्री का जिसमें हम मेटल लेते हैं, मेटल बनाते हैं, जैसे Fe2O3 से बनाना है। ये नेचर में पाए जाते हैं, जैसे हेमेटाइट है, कोई आयरन है, या आयरन का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, इसको हम आयरन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेटलर्जी जानते होंगे आप। इस ऑक्सीजन को हटाने में हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ता है। यूजुअली हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। हाँ, ग्रुप 14 जब मैं पी व्लॉग बता रहा था आपको तो ये बताया था, अगर पढ़ा है आपने तो। या फिर हम कार्बन लेते हैं, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बनाएगा, Fe बनाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। ये जो आयरन बना है ये मेटल की तरह से सेपरेट कर लिया जाता है। ये मेटलर्जी का एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम कहीं सोडियम का ऑक्साइड ले लें Na2O,
और उसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर दें, तो हम सोडियम क्यों नहीं बना सकते इस मेथड से? कार्बन ले लें, CO2 बना दें और सोडियम मेटल अलग कर लें। तो why alkali metal and alkaline earth metal cannot be obtained by chemical reduction method, जबकि बाकी दूसरे मेटल दुनिया में बनाए जाते हैं, आयरन, कॉपर, बाकी और दूसरे? उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये सोडियम खुद इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा रहता है दूसरों को, ये तो और रिड्यूस करेगा, खुद रिडक्शन मेथड में नहीं बनेगा, क्योंकि ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में से एक हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम इनके साथ कौन सा मटेरियल लेंगे जो इनको ऑक्सीडाइज कर दे, उनको रिड्यूस कर दे? तो ऐसा कोई मटेरियल हमें नहीं मिल पाता है। तो अगर एक लाइन में आंसर करना हो, बिकॉज alkali metal and alkaline earth metals are very strong reducing agents itself. तो उनसे ज्यादा रिड्यूसिंग मटेरियल अवेलेबल हमारे पास नहीं है जो इनके ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बना सके। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज मैंने डिस्कस किए हैं और आई होप कि आप इन्हें धीरे धीरे करके करते रहोगे। बहुत फोकस करके जब आप पढ़ने बैठो तो बड़े ध्यान से इवन इसको सुन ही लोगे तो आपको एस ब्लॉक की चाहे थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे, मैंने इतना एक्सप्लेन करके इसको बताया, हर एक की पहले मैं थ्योरी बता करके फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक फॉर ऑल।